दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण टॉपिक शक्ति संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर। इस अध्याय में हम शक्ति संतुलन का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं एवं शक्ति संतुलन की मान्यताओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण टॉपिक शक्ति संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर। दोस्तों शॉर्ट में शक्ति संतुलन के बारे में जान लेते हैं। शक्ति संतुलन सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक मौलिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक आधारभूत नियम माना जाता है। शक्ति संतुलन का अभिप्राय ये है कि विभिन्न राज्यों की शक्ति दो पक्षों में लगभग समान रूप से बटी रहे। कोई भी एक पक्ष या एक राज्य अन्य राज्यों पर हावी न हो, न तो इतना शक्तिशाली हो कि वो दूसरे पर हमला करने, उसे दबाने या डराने और हराने में समर्थ हो। जिस प्रकार एक तुला के दो पलड़े समान भार होने पर संतुलित बने रहते हैं, उसी प्रकार साम्यावस्था विभिन्न राज्यों में संधियों द्वारा बनी रहनी चाहिए। कोई एक देश अन्य राज्यों से अधिक शक्तिशाली नहीं होना चाहिए, और यदि कोई देश अन्य देशों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है तो वो उनके लिए संकट का कारण बन जाता है। दोस्तों स्वतंत्रता, शांति, स्थिरता और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए शक्ति संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक निश्चित सीमा के बाद एक राज्य की बढ़ती हुई शक्ति अन्य सभी राज्यों को प्रभावित करने लगती है। और इतना ही नहीं, एक राज्य का अधिक शक्तिशाली होने का अर्थ है अन्य राज्यों का विनाश। पड़ोसी राष्ट्रों में स्थिरता और शांति स्थापित करने का केवल एक ही उपाय है कि सब राष्ट्रों की शक्ति करीब करीब समान बनी रहे, और यही शक्ति संतुलन का सार तत्व है। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि शक्ति संतुलन का आशय है विभिन्न राज्यों की शक्ति समान रूप से इस तरह बटी रहे कि कोई भी एक पक्ष या एक राज्य अन्य राज्यों पर हावी न हो, न तो इतना शक्तिशाली हो कि दूसरों पर हमला करने, उसे दबाने या हराने में समर्थ हो। आइए शक्ति संतुलन की विभिन्न विचारकों द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। रिचर्ड कार्बडेन के अनुसार शक्ति संतुलन एक अजीब उलझन भरा शब्द है जो केवल भ्रमात्मक मिथ्या सत्य ही नहीं वरन ऐसी अव्यक्त अवस्था का परिचायक है जिसकी कभी स्थापना नहीं की जा सकती। श्लीचर के अनुसार शक्ति संतुलन व्यक्तियों और समुदायों की सापेक्ष शक्ति की ओर संकेत करता है। दोस्तों केनेथ टॉमसन, मार्गेनथाउ और चर्चिल आदि विचारकों ने शक्ति संतुलन सिद्धांत को विदेश नीति के संदर्भ में परिभाषित किया है, और चार्ल्स लर्च, टेलर और मार्टिन वाइट आदि ने शक्ति संतुलन को एक पद्धति माना है। एक विचारक हैं अर्नेस्ट हास। दोस्तों अर्नेस्ट हास ने शक्ति संतुलन के 8 अर्थ बताए हैं। क्या? पहला है कि शक्ति संतुलन से आशय शक्ति के वितरण से है। शक्ति संतुलन से आशय अस्थिरता तथा युद्ध से है। शक्ति संतुलन से आशय शक्ति की साम्यावस्था से है। शक्ति संतुलन से आशय शक्ति की प्रबलता से है। शक्ति संतुलन से आशय शक्ति की राजनीति यानी पावर पॉलिटिक्स से है, और शक्ति संतुलन से आशय स्थिरता और शांति से है। शक्ति संतुलन एक व्यवस्था तथा नीति निर्माताओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में है, और शक्ति संतुलन एक सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में है। तो अर्नेस्ट हास ने शक्ति संतुलन सिद्धांत के 8 अर्थ बताए हैं, और अगर इनको हम कंबाइन यानी संयुक्त रूप से रख कर देखें तो शक्ति संतुलन को आसानी से समझा जा सकता है। दोस्तों प्रमुख यथार्थवादी विचारक हैंस जे मार्गेनथाउ के अनुसार शक्ति क्या है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी स्वरूप का चित्रण करने वाला सिद्धांत शक्ति है। राज्यों में शक्ति के वितरण पर जोर देने वाली नीति है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनीतिक शक्ति को या राजनीतिक शक्ति के वितरण को प्रकट करने वाली शब्दावली शक्ति संतुलन है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का समान वितरण जो है ये शक्ति संतुलन को दर्शाता है।
लेकिन आप जितना आसान समझते हैं ये शक्ति संतुलन उतना आसान नहीं है, न तो इसकी बहुत आसानी से स्थापना ही की जा सकती है, क्योंकि कई सारे कारण उत्तरदायी होते हैं जो इस साम्यावस्था को भंग करने के लिए जो है उपस्थित हो जाते हैं। आइए देखते हैं सरल संतुलन और बहुमुखी संतुलन के बारे में। सरल संतुलन और बहुमुखी संतुलन। दोस्तों, सरल संतुलन उस दशा में पाया जाता है जब शक्ति मुख्यतः दो राज्यों अथवा दो विरोधी गुटों में केंद्रित होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दो गुट बने थे और इनके पीछे इनकी जो अनुगामी शक्तियां थीं वो थीं, लेकिन जो व्यवस्था थी वो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य संतुलित हुई थी। इसको सरल संतुलन कहते हैं। दूसरे प्रकार का बहुमुखी या जटिल संतुलन होता है। इस दशा में राष्ट्र या राष्ट्र समूह एक दूसरे को संतुलित करते हैं और फिर संतुलन के भीतर संतुलन होता है और ये जटिल या बहुमुखी प्रक्रिया होती है। तो संतुलन दो प्रकार का है, सरल संतुलन और बहुमुखी संतुलन। इसके बारे में आपने जान लिया। अब आइए शक्ति संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण विचारक पामर और परकिंस हैं। इनके अनुसार शक्ति संतुलन की 7 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। पहला है शक्ति संतुलन से आशय है तुल्य भारिता अथवा संतुलन। दूसरा है कि शक्ति संतुलन की नीति यथापूर्व स्थिति को ज्यों का त्यों बनाए रखने की नीति है, क्योंकि जैसे ही यथापूर्व की नीति में परिवर्तन होता है शक्ति का असंतुलन हो जाता है और शक्ति संतुलन भंग हो जाता है। तीसरी विशेषता है शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए राज्यों को सदैव प्रयत्नशील रहना पड़ता है। इसका कारण ये है कि इसमें ये देखा जाता है कि किसी राष्ट्र की शक्ति अचानक बढ़ न जाए या वह अन्य राज्यों पर हावी न हो जाए। चौथी विशेषता है पूर्ण शक्ति संतुलन को स्थापित कर पाना बहुत अधिक कठिन है, क्योंकि शक्ति तत्व को मापना और इसे स्थिर कर सकना असंभव है। आप देखिए, इसके अलावा पामर परकिंस के अनुसार जो शक्ति संतुलन की पांचवी विशेषता है कि इतिहासकार शक्ति संतुलन को वस्तुनिष्ठ दृष्टि से जबकि राजनीतिज्ञ उसे व्यक्तिनिष्ठ दृष्टि से देखता है और शक्ति संतुलन का प्रयोग लोकतांत्रिक और सर्वाधिकारवादी दोनों समान रूप से कर सकते हैं। इसलिए शक्ति संतुलन किसी विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था का आवश्यक लक्षण नहीं है। सातवीं विशेषता पामर और परकिंस के अनुसार शक्ति संतुलन की है कि शक्ति संतुलन के खेल में खिलाड़ी के तौर पर केवल बड़े राष्ट्र ही रहते हैं। छोटे राष्ट्र तो इसका शिकार बनते हैं अथवा दर्शक के रूप में बने रहते हैं। तो आप देख सकते हैं पामर और परकिंस द्वारा शक्ति संतुलन की 7 प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं। इन विशेषताओं के अलावा शक्ति संतुलन की कुछ अंतर्निहित मान्यताएं भी हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, क्विंसी राइट एक विचारक हैं। इन्होंने शक्ति संतुलन सिद्धांत में 5 मान्यताओं का उल्लेख किया है। ये 5 मान्यताएं कौन कौन सी हैं? पहली मान्यता है कि प्रत्येक राज्य अपने पास उपलब्ध शक्ति और साधनों के द्वारा, जिसमें युद्ध भी शामिल है, अपने महत्वपूर्ण हितों और अधिकारों की रक्षा करता है। ये शक्ति संतुलन की पहली निहित मान्यता है। दूसरी मान्यता है कि राज्यों के हितों के समक्ष सदैव खतरे की संभावना बनी रहती है। तीसरा है कि शक्ति संतुलन राज्यों के हितों की रक्षा 2 तरह से करता है। एक तो अन्य राज्यों को आक्रमण का भय दिखाकर या आक्रमण होने पर आक्रमणकारी पक्ष पर विजय प्राप्त करके। चौथी जो मान्यता है कि राज्यों की शक्ति का ठीक ठाक मूल्यांकन किया जा सकता है और भविष्य में उनकी शक्ति के संबंध में अनुमान भी लगाया जा सकता है। पांचवी मान्यता है कि राजनीतिज्ञ विदेश नीति का निर्धारण शक्ति संबंधी तथ्यों की सूझबूझ के साथ और सोच समझकर करते हैं। अब आइए देखते हैं विचारधारा के रूप में शक्ति संतुलन के बारे में। दोस्तों, मॉर्गेनथाउ ने शक्ति संतुलन की अवधारणा का प्रतिपादन विचारधारा या
आइडियोलॉजी के रूप में किया है। मार्गेंथाउ के अनुसार शक्ति संतुलन उन राष्ट्रों की आत्मरक्षा की युक्ति है जिनकी स्वतंत्रता और अस्तित्व को दूसरे राष्ट्रों की शक्ति में असंगत वृद्धि से भय होता है। तो आप कह सकते हैं कि मार्गेंथाउ ने बैलेंस ऑफ पावर की अवधारणा का प्रतिपादन विचारधारा के रूप में किया है और मार्गेंथाउ शक्ति संतुलन उन राष्ट्रों की आत्मरक्षा या सर्वाइवल की युक्ति के रूप में करते हैं जिनकी स्वतंत्रता और अस्तित्व को दूसरे राष्ट्रों की शक्ति में असंगत वृद्धि से भय होता है। शक्ति संतुलन कैसे स्थापित किया जाए, इसके कौन कौन से साधन हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन स्थापित करने के मोटे तौर पर 6 साधन बताए गए हैं। क्षतिपूर्ति या हर्जाना। क्षतिपूर्ति से आशय है कि एक राज्य को उतना दो जितना उससे लिया गया है, जिससे कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुल्यभारिता बनी रहे। हस्तक्षेप तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कभी कभी शक्तिशाली राज्य संतुलन स्थापित करने की दृष्टि से अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी करते हैं ताकि उसकी शक्ति अनावश्यक रूप से बढ़ने न पाए। तीसरा जो साधन है वो मध्यवर्ती या बफर स्टेट। तो शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए 2 बड़े गैर मित्र राज्यों के बीच एक दुर्बल राज्य को बफर स्टेट के रूप में स्थापित किया जा सकता है, जिससे 2 शक्तियों के बीच या 2 बड़े राज्यों के बीच संतुलन बना रहे। एक और महत्वपूर्ण साधन शस्त्रीकरण है। तो विभिन्न राष्ट्रों के बीच शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा शस्त्रीकरण को बढ़ाती है और ये शस्त्रीकरण अंततः विभिन्न देशों के बीच शक्ति संतुलन को जन्म देता है। 5वां महत्वपूर्ण साधन मैत्री संधियां हैं। मैत्री संधियां तो आप जान लीजिए विभिन्न राज्यों के बीच सुरक्षा उद्देश्य से कई मैत्री संधियां होती हैं। ये मैत्री संधियां राष्ट्रों के बीच शक्ति संतुलन स्थापित करती हैं। इसके अलावा विभाजन और शासन यानी डिवाइड एंड रूल, ये भी शक्ति संतुलन का महत्वपूर्ण साधन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभाजन करो और शासन करो की नीति का प्रयोग करके शत्रु पक्ष के साथी राष्ट्रों में फूट डालकर भी शक्ति संतुलन स्थापित किया जा सकता है। तो ये थे शक्ति संतुलन के महत्वपूर्ण साधन। क्षतिपूर्ति या हर्जाना, हस्तक्षेप, मध्यवर्ती राज्य, शस्त्रीकरण, मैत्री संधियां, विभाजन और शासन, ये शक्ति संतुलन स्थापित करने के प्रमुख साधन हैं। दोस्तों, शक्ति संतुलन से कई प्रकार के लाभ और कुछ हानियां होते हैं। आप देखिए शक्ति संतुलन के लाभ क्या हैं। तो शक्ति संतुलन प्रायः छोटे राज्यों के स्वाधीनता की सुरक्षा करने में सहायक होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व को ये कायम रखता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति का पोषण करता है, जिससे युद्ध और असुरक्षा का खतरा कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शक्ति संतुलन इतनी आसानी से स्थापित हो सकता है। इसके संचालन में कई तत्व बाधक बनते हैं। शक्ति संतुलन की स्थापना में कई बाधक तत्व होते हैं। पामर और पर्किंस ने शक्ति संतुलन के संचालन में जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं या बाधक तत्व हैं उनको दर्शाते हुए कहा है कि शक्ति संतुलन के संचालन में जो बाधक तत्व हैं वो पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत का विरोधी गुटों में विभाजित होना। दूसरा है कि परमाणु युद्ध की विनाश शक्ति का हजारों गुना बढ़ जाना, जिसका आकलन करना कठिन है। तीसरा, राज्यों की आपसी शक्ति का अंतर बहुत अधिक होना, क्योंकि जब अंतर बहुत अधिक होगा तो ऐसे में संतुलन बनाना आसान नहीं होता है। चौथा है कि युद्ध में आक्रमणकारी शक्ति के लाभों का अधिक होना। और पांचवा कि शक्ति तत्वों में से विचारधारा जैसे अमूर्त तत्वों का अत्यधिक प्रभाव। तो ये शक्ति संतुलन के संचालन में बाधक तत्वों की सूची थी। इसके अलावा दोस्तों, शक्ति संतुलन के साथ ही एक नई अवधारणा आतंक का संतुलन या बैलेंस ऑफ टेरर भी आ गया है। द्वितीय महायुद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद द्विध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था का आविर्भाव हुआ, जिसमें 2 महाशक्तियां सोवियत संघ और अमेरिकी शक्ति थी और इन दोनों के बीच जो शक्ति का बंटवारा था, शक्ति थी, वो बराबर होने से दोनों के बीच शक्ति संतुलन कायम रहा। विंस्टन चर्चिल ने शीत युद्ध की ऐसी स्थिति को बैलेंस ऑफ टेरर या आतंक का संतुलन कहा था, क्योंकि उस दौरान अंतर्राष्ट्रीय शांति इसलिए बनी रही क्योंकि दोनों महाशक्तियों के बीच
परमाणु अस्त्रों का संतुलन बना रहा और परमाणु अस्त्र कहीं न कहीं आतंक के संतुलन बनाने में सहायक होते हैं। परमाणु अस्त्रों से सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती है और इससे जो विनाश होता है उसका आकलन भी नहीं किया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई बड़ा युद्ध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सभी शक्तियां परमाणु बम की भयानकता से, उसके दुष्प्रभाव से परिचित थीं। इसलिए इस दौरान भले ही शक्ति का संतुलन न स्थापित हुआ हो, लेकिन आतंक और भय का संतुलन स्थापित हो चुका था। तो दोस्तों, आपने शक्ति संतुलन, उसका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, शक्ति संतुलन की जो मान्यताएं हैं तथा आपने शक्ति संतुलन स्थापित करने के साधन, शक्ति संतुलन के लाभ और बाधक तत्वों के बारे में जान लिया है। आइए परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ स्मरणीय और महत्वपूर्ण कथन के बारे में जान लेते हैं जो कि शक्ति संतुलन के संबंध में विद्वानों द्वारा कहे गए हैं। मार्गेंथाउ कहते हैं कि शक्ति संतुलन के पड़ले कभी भी यथावत संतुलित नहीं होंगे। न समता का सही बिंदु पहचानने योग्य ही होता है, न उसके पहचानने की आवश्यकता ही है। क्विंसी राइट के अनुसार यदि प्रजातंत्र तथा मानव स्वतंत्रता को जीवित रखना है तो राष्ट्र इन सिद्धांतों की हामी भरते हैं। उन्हें शक्ति संतुलन के स्थान पर कुछ अन्य आधार ढूंढने पड़ेंगे ताकि ये दोनों सुरक्षित रहें। मार्गेंथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन के अस्थायित्व का कारण इस सिद्धांत का त्रुटिपूर्ण होना नहीं है। इसका कारण वे खास अवस्थाएं हैं जिनमें इस सिद्धांत को प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों के समाज में कार्य करना पड़ता है। अंत में रिचर्ड कापडेन के अनुसार शक्ति संतुलन का सिद्धांत केवल एक असंभव कल्पना या असंभव मिथ मात्र है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण टॉपिक शक्ति संतुलन, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और मान्यताएं। ये वीडियो राजनीति विज्ञान विषय के स्नातक और परास्नातक स्तर के छात्रों के साथ राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।